आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कल शाम को एक बहुत बड़ी खुशखबरी हम लोगों को सुनने को मिली थी। इतने दिनों से हम लोग इसका इंतज़ार कर रहे थे और कल शाम को जाके हम लोगों को ये पता चला कि उत्तर प्रदेश एसआई की भर्ती का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, विज्ञप्ति आ चुकी है और कल ही से इसके फॉर्म भरने की शुरुआत भी हो चुकी थी। तो कुछ बच्चों को लेके मतलब बहुत सारे बच्चों के आज में कॉल आए थे जिनके मन में बहुत सारे डाउट हैं इस विज्ञप्ति को लेकर। तो आज वो सारे डाउट्स जो हैं वो इस वीडियो के माध्यम से हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं और पूरे जो 36 पेज की विज्ञप्ति में जो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं आज हम उनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको समझाने का प्रयास करेंगे इस वीडियो। और बाकी खुशी की बात तो सबके लिए है ही, आप लोग जितने भी लोग हैं जो तैयारी कर रहे थे, जो इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए अब सुनहरा अवसर है। एक बार फिर से मैं यही कहूँगा कि जो लोग अभी भी पढ़ाई में थोड़ा सा अपनी ढील डाल चुके हैं उनको दोबारा से जागना चाहिए और अच्छे से पढ़ें और इस वैकेंसी में भरकस प्रयास करें अपने गोल को अचीव करने का। चलिए तो इस वीडियो को अपन लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको इसमें ये देखना होगा कि कुछ चीज़ें हम इस विज्ञप्ति से पहले भी आपको क्लियर कर देते हैं कि जैसे यदि आप कोई भी इसमें सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, जैसे कि यदि आप जाति प्रमाण पत्र लगा रहे हैं या आय प्रमाण पत्र लगा रहे हैं या जो इसमें रिक्वायर्ड है, कोई भी सर्टिफिकेट जो एक्सटर्नल सर्टिफिकेट है, जैसे EWS सर्टिफिकेट है जो सामान्य वर्ग के लोगों के लिए EWS सर्टिफिकेट बनता है वो हो गया, या जाति प्रमाण पत्र हो गया, तमाम हो गया। तो बस आपको एक विशेष बात का ध्यान देना है कि जब भी आप फॉर्म फिल करें तो सर्टिफिकेट आपका बहुत ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए और उस फॉर्म के फिल करने की डेट के पहले की डेट का इशू होना चाहिए। यानी जैसे अगर आपने फॉर्म 20 तारीख को भरा तो आपका कोई भी सर्टिफिकेट जो आप लगा रहे हैं इस फॉर्म में वो 19 तारीख तक या 20 तारीख के जब आप फॉर्म भरते हैं उसके सबमिट होने से पहले का होना चाहिए। इस बात का बहुत विशेषता से ध्यान देना है, इस पर गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और बाकी चीज़ें हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों को जैसा पता है कल अपना ये नोटिफिकेशन आया, तो इस नोटिफिकेशन में सारे जो चीज़ें हैं वो आपकी विस्तृत जानकारी इसमें दी गई है, ठीक है। कई बच्चों का एक डाउट और है इसमें कि ओ लेवल भी मांगा गया है क्या इस बार एसआई में। तो इस बात को मैं अभी आगे चल के भी क्लियर कर दूँ, अभी डायरेक्ट भी बता दे रहा हूँ कि इसमें ओ लेवल नहीं मांगा गया है, सिर्फ आपसे स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन जो है डिग्री मांगी गई है। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जो है आपके पास स्नातक की डिग्री है, आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओ लेवल जो इस विज्ञप्ति में आगे चल के देखने को मिलेगा, जो बच्चों ने पढ़ा तो उनको डाउट हो गया कि क्या ओ लेवल मांगा गया है, तो वो क्या है कि अगर इसमें लिखा है आगे चल के, जो कि मोस्ट ऑफ द सारे विज्ञप्तियों में होता है, सारे नोटिफिकेशंस में होता है कि यदि दो अभ्यर्थियों के समान नंबर आते हैं, एक जैसे नंबर आते हैं, तो उस स्थिति में किस अभ्यर्थी को चुना जाएगा। उस स्थिति में इसमें 3 नियम या किसी भी विज्ञप्ति में 3 नियम दिए जाते हैं कि भाई उसके पास एक्स्ट्रा एजुकेशन हो। तो इस कंडीशन में यहाँ ओ लेवल दिया गया है कि अगर दूसरे व्यक्ति के पास ओ लेवल होगा या प्रादेशिक सेना में वो जो है 2 वर्ष तक की आपका जॉब कर चुका होगा, और या फिर एनसीसी जो कैडेट होते हैं उसका बी सर्टिफिकेट उसके पास होगा, ठीक है, बीटा सर्टिफिकेट उसके पास होगा, तो आपकी अपेक्षा उसको वरीयता दी जाएगी यदि नंबर समान होते हैं। तो जो वो ओ लेवल वाला जो कंफ्यूजन बच्चों में चल रहा है वो उम्मीद करते हैं कि दूर हो गया होगा। इसमें सिर्फ स्नातक मांगा गया है, आपसे कोई एक्स्ट्रा जो है क्वालिफिकेशंस नहीं मांगी गई है। मिनिमम एज आपका आप सबको पता है 21 वर्ष है और मैक्सिमम एज जो अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से अलग अलग थी उसमें सभी कैटेगरी में 3-3 वर्ष का अब एज रिलैक्सेशन है। तो वो हम आपको पहली वाली आपने वीडियो देखी होगी उसमें भी हम क्लियर करते हैं कि इस बार पहले बहुत पहले आपका नोटिफिकेशन आ गया था कि 3 वर्षों का इसमें एज में छूट दी गई है। तो सबसे पहले तो आपका ये बात जान लीजिए कि इसमें जो पे ग्रेड है वो 4200 रुपये का पे ग्रेड होता है, ठीक है। और इसमें श्रेणीवार अभ्यर्थियों का जो आपका पद है उप निरीक्षक नागरिक पुलिस में यानी सिविल पुलिस में जो दिए गए हैं वो देख लेते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए जो पदों की संख्या है वो 1705 दी गई है, उसमें EWS कैटेगरी के आपका जो है 422 रिजर्व है। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी कैटेगरी के 1143 रिजर्व है। अनुसूचित जाति यानी SC कैटेगरी के 890 रिजर्व है, ठीक है। अनुसूचित जनजाति के आपका जो है 82 जो पद हैं वो रिजर्व किए गए हैं। तो इस हिसाब से 4242 यानी कि 4242 टोटल पद होते हैं। उसके बाद प्लाटून कमांडर पीएसी के लिए पद है। उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस बल के लिए आपका दिए गए केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए पद हैं
56 इसमें यूआर के हैं यानी आरक्षित वर्ग के हैं, जनरल कैटेगरी के हैं। ईडब्ल्यूएस के 13 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के 36 हैं, अनुसूचित जाति के आपके 28 हैं, अनुसूचित जनजाति के आपके कितने हैं 2 हैं इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये भी पीएससी के पद दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद आपका ये महिलाओं के लिए महिला बटालियन हेतु महिला उप निरीक्षक नागरिक पुलिस यानी सिविल पुलिस, और एक रिक्त पदों का श्रेणीवार विवरण इस प्रकार है। केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए है, आरक्षित वर्ग के लिए 47 है, डब्ल्यूएस के लिए 10 है, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 27 है, अनुसूचित जाति के लिए 21 और अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद इसमें दिया गया है। ठीक है, इसके बाद आपका जो है इस विज्ञप्ति को ध्यान से आप लोग पढ़ना है ताकि कोई भी तरह की गलती आपको फॉर्म फिलअप करते समय आपसे ना हो। इसमें लिखा है आवेदन करने की जो तिथि है वो 12 अगस्त 2025 से आपकी प्रारंभ हो जाएगी और 11 सितंबर 2025 को ये तिथि खत्म हो जाएगी। शुल्क जमा करने की जो तिथि है वो 12 अगस्त 2025 है, जो कि 11/9/2025 को खत्म हो जाएगी। जमा किए गए शुल्क के समायोजन की तिथि जो है यानी उसको अंतिम रूप से सबमिट करने की जो तिथि है वो 12/8 से 9 आपका जो है 13 सितंबर तक है। ठीक है, अभ्यर्थी को आवेदन करने से पूर्व ओटीआर कराना अनिवार्य होगा, क्योंकि आजकल आप देख ही रहे हैं चल ही रहा है, तो ओटीआर आपको करना है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन बोला जाता है इसको, जिससे कि आपकी सारी इंफॉर्मेशन उसमें फिलअप हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा आपका ये रहा शुल्क जो है विवरण है, इसमें आपका सामान्य वर्ग ईडब्ल्यूएस और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपए है, अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए अभ्यर्थियों के लिए इसमें 400 रुपए का शुल्क है। इसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, ये आपको पहले पॉइंट पढ़ना है कि आप भारत के नागरिक हो। ठीक है, और बाकी जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल वाले कंडीशन है, तो वो हमको मतलब नहीं उस चीज़ों से, मुख्य चीज़ों पे ध्यान देंगे। इसमें देख लीजिए, इसमें देख लीजिए, हम आपको क्लियर कराते हैं। शैक्षिक अर्हता में आपका यानी कि जो हमारी एजुकेशनल एलिजिबिलिटी है वो क्या है, तो भारत की विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त के समकक्ष कोई अर्हता यानी जो ऐसी कोई डिग्री जो ग्रेजुएशन के समतुल्य हो, उसके साथ आप एक फॉर्म फिल कर सकते हैं। हाँ, आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए तथा उसकी अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र तत्समय उसके पास उपलब्ध होना चाहिए। अपेक्षित शैक्षिक अर्हता हेतु परीक्षा में सम्मिलित अथवा सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। ठीक है, अप्रैल जो वर्ष होता है, जैसे आप ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हैं तो आप ये फॉर्म नहीं कर सकते, उसके बाद ही आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आपका इसमें लिखा अधिमानी अर्हता होती है। इस ए वाला कंफ्यूजन बच्चों को हो रहा था, तो देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिए, हमने वैसे बता दिया है, देखो हम पढ़ देते हैं। अधिमानी अर्हता में आपका कोई भी अंक नहीं होंगे, मतलब अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा जो डिग्री है प्रमाण पत्र तो उसके कोई आपको अंक नहीं मिलेंगे, बल्कि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के अंक बराबर होने की दशा में अधिमानी अर्हता अभ्यर्थियों को आपका वरीयता दी जाएगी। देखो वही बात आ गई ना कि जिसके पास यदि O लेवल का सर्टिफिकेट होगा या प्रादेशिक सेना में, किसी भी राज्य की सेना में या पुलिस में वो कम से कम 2 वर्षों तक सेवा करता रहा हो, या राष्ट्रीय कैडेट कोर में बी प्रमाण पत्र प्राप्त हो, तो ऐसे अभ्यर्थियों में पहले उसको चुना जाएगा जिसके पास ये क्वालिफिकेशंस होंगी। ठीक है, इसके अलावा हमने आपको बता दिया इसमें सब कुछ है। देखो इसमें आयु वाला भी हम आपको बता देते हैं, आयु भी लिखा है इसमें। 1/7/2025 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर लियो, मिनिमम एज 21 वर्ष है, और 28 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो, अर्थात इसका जन्म 2/7/1997 से पूर्व और 1/7/2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इससे आप परेशान मत हो जाना, क्योंकि इसमें 3 वर्ष की छूट का प्रावधान भी जोड़ा गया है, तो आप इसमें जोड़ सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद इसमें लिखा है आपका, आगे चलते हैं अगर कुछ और एक्स्ट्रा होगा। ठीक है, ये आपका इसमें लिखा है, ये पूरा चार्ट है श्रेणी वाला, उसमें देखो +3 वर्ष देखो सब में जोड़ दिए गए हैं, देख लीजिए। देखो इसमें सारे आपका जो है सामान्य वर्ग के लिए देखो 3 वर्ष की छूट दी गई है, यानी अब यहाँ से लेके यहाँ तक देखो ये लिखा है ना +3 वर्ष, तो ये वही हम बता रहे हैं जो 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, तो अगर सामान्य वर्ग के हैं आप तो 2/7/2000 आपका 1994 से लेके और आपका जन्म 1/7/2024 तक होगा, तो आप इसमें एलिजिबल हैं। ठीक है, यहाँ से लेके आपका वहां तक इसमें देखो ऊपर कैटेगरी दी गई है, ये पीएससी के लिए तमाम चीजों के लिए इसमें अलग से दी गई, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जो 21-28 वाला मामला है उसमें आपके कैटेगरी के हिसाब से अपना आप जोड़ सकते हैं 3 साल, तो आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है,
और इस वाले में सबकी दी गया आपका पूरा चार्ट अगर आप देख पा रहे होंगे, जिसमें सबका एज रिलैक्सेशन प्रॉपर दिया गया, प्लस 3-3 साल जोड़ के दिया गया है। आपको प्रॉपर अपनी डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में देखना है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में है अथवा नहीं है। मोस्ट ऑफ द लोगों की इसके बीच में होगी, ठीक है। तो आप इसमें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। इतनी ही बातें इसमें महत्वपूर्ण थी तो हमने बता दी आपको इस वीडियो के माध्यम से। बाकी सबसे महत्वपूर्ण सूचना, हमारा नेशनल एकेडमी परिवार जो है वो मंडे यानी सोमवार, ठीक है, आपका अगले सोमवार जो आने वाला सोमवार है उसमें दोपहर में 1 बजे से लेकर 4 बजे तक एसआई उत्तर प्रदेश एसआई का टारगेट बैच शुरू करने वाला है। आप चाहें तो अपना इस हफ्ते में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, सीट बुक करा सकते हैं अपनी, और अगले मंडे से दोपहर 1 बजे से लेकर 4 बजे तक आप टारगेट बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हमारे यहाँ आने वाला प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक अभ्यर्थी अपनी 100% सफलता प्राप्त करें। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।